22 अप्रैल 2025 दुनिया की जन्नत कहा जाने वाले श्रीनगर के पहलगांव में 26 के करीब टूरिस्ट को मार दिया गया, जो बिल्कुल निहत्थे थे, जो वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए थे। ये अटैक एक टारगेट किलिंग थी, जिसमें उनका धर्म आइडेंटिफाई करके उनसे पूछ के कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो जितने भी हिंदू थे उन सबको एक एक करके मारा गया। उनमें कुछ लोग हनीमून पे गए हुए थे, कुछ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। तो ये बहुत सोची समझी साजिश थी और इसका ज़िम्मा लिया टीआरएफ ने। हम लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, उनके अटैक्स के बारे में। टीआरएफ काफ़ी हद तक ज़्यादातर लोगों के लिए नया है। इसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट, और दरअसल ये लश्कर तैयबा का ही ग्रुप है। और इस हमले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, और सैफुल्लाह खालिद एक कमांडर है लश्कर तैयबा का। और ये भी बताया जा रहा है कि इस हमले की जो प्लानिंग थी वो रावलकोट, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर हुई थी। अब ये पहला इंसिडेंस नहीं है जहाँ पर टारगेट किलिंग हुई हो। इससे पहले भी बहुत बार धर्म पूछकर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, लेकिन ये पहला टारगेट अटैक था जो सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर था। अब समझने वाली बात है कि ये इतना बड़ा अटैक हुआ कैसे। इस अटैक के पीछे कहा जाता है कि 7 टेररिस्ट थे, जिसमें से 4 पाकिस्तान से आए थे और 3 ओजीज थे, यानी कि ओजीएस। अब ये ओजीएस क्या होते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑन ग्राउंड सपोर्ट। ये वो लोग होते हैं जो इन टेररिस्ट के लिए रहने का, खाने का और रेकी प्लान करने का सारा काम करते हैं। समझिए उनका ट्रैवल मैनेजमेंट और उनका ऑनट्राज, उनके रहने का सारा इंतज़ाम, और जो भी ग्राउंड पे उनको ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। अब दुख की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर ओजीज जो होते हैं ये वहाँ के श्रीनगर या कश्मीर के लोकल लोग होते हैं। अब इस अटैक से सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या हुआ? सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ कश्मीर के टूरिज़्म के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 2000 में, सन 2000 में सिर्फ 35 लाख लोग घूमने के लिए आए थे श्रीनगर या कश्मीर, और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गया। यानी कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ी स्पाइन है, बहुत रीढ़ की हड्डी का काम करती है वहाँ के लोगों की इकोनॉमी के लिए, उनकी फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए। तो ये हमला हमारे देश पे नहीं, वहाँ के जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, जो कश्मीरी लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके ऊपर भी हुआ। क्योंकि अगर वो खाएंगे नहीं, पैसा ही नहीं कमाएंगे, टूरिस्ट ही नहीं आएगा, तो उनकी इकोनॉमी भी ख़त्म होगी। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये कश्मीरियों के भी सगे नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरत है कश्मीरियों को इस बात को समझने की, और जो काफ़ी हद तक उनको समझ में आ भी रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा है वहाँ के लोकल लोगों के अंदर भी, और वो भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर टूरिस्ट ही नहीं आया तो उनकी स्पाइन टूट जाएगी। तो अब समझना ये है कि पाकिस्तान में ये सब किया क्यों जाता है। दरअसल इतने बड़े हमले को प्लान करने के लिए ये जो 4 टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए थे, ये तो सिर्फ बंदूकें हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सिर्फ कंधे हैं जहाँ से बंदूकें चली। इनको चलाने वाले मास्टरमाइंड्स पाकिस्तान में बैठे हैं, जिसमें से वहाँ के आर्मी के लोग, वहाँ के आईएसआई के लोग, और लश्कर तैयबा जैसे कमांडर जैसे सैफुल्लाह खालिद का मैंने नाम बताया, ये लोग मास्टरमाइंड हैं। ये खुद कभी सामने आके अटैक नहीं करते, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत थिन लाइन है। वो लाइन ये है कि ये लोग इस्लाम से और पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं करते जितनी ये हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं। क्योंकि आज जिस हालत में पाकिस्तान है, वहाँ पर खाने के पैसे नहीं हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कंट्री इतने बुरी फाइनेंशियल स्टेटस से निकल रही है, उसके बावजूद भी ये सब करना, क्योंकि वो तो जानते हैं कि इसके बाद इंडिया रिटेलिएट ज़रूर करेगा, इंडिया जवाब ज़रूर देगा, तो डेफिनेटली उनकी इकॉनमी पे असर होगा, उनकी और गरीबी बढ़ेगी। तो ये तो पक्का है कि वो ना तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ना ही इस्लाम को प्यार करते हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं। ना तो उनसे हिंदुस्तान की तरक्की देखी जाती है, ना डेवलपमेंट देखी जाती है,
बस उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर किसी ना किसी बहाने से डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि 22 अप्रैल को ये अटैक होने के बाद अगले दिन जब शेयर मार्केट खुली वो हाई पे खुली, यानी कि शेयर मार्केट डाउन नहीं गई। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स पे चलती है। इतने बड़े अटैक के बाद भी हमारी शेयर मार्केट पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी बहुत आघात हैं, हम बहुत दुखी हैं इस हमले के बाद। हमारा हृदय रो रहा है, हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस हमले में शहीद हो गए, लेकिन हम डरे नहीं हैं। तो पाकिस्तान अपनी कितनी भी हरकतें करे वो हमें डरा तो नहीं सकता। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया, और इस अटैक के बाद वो खुद भी डरे हुए हैं। आज 24 अप्रैल को जब सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता चला है कि अरब सागर के उन्होंने काफ़ी देर से अपनी जो वॉरशिप्स है वहाँ से मिसाइल्स लॉन्च करना शुरू किया है, मतलब वो एक रिहर्सल स्टार्ट कर दी है। ये रिहर्सल स्टार्ट करना एक थ्रेट होता है कि हम लोग अपने बॉर्डर्स को लेकर सिक्योर्ड हैं और हम लोग अलर्ट हैं। वहाँ के डिप्टी पीएम ने अभी एक संदेश दिया कि हमारे पास एटॉमिक पावर है। जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं वो एटॉमिक पावर की बात करते हैं। क्या वो भूल गए कि इंडिया भी एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? तो वो किस तरफ मोड़ रहे हैं, किस दिशा में मोड़ रहे हैं अपने देश को? ये सब होने के बाद इंडिया ने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ख़त्म कर लिए हैं पाकिस्तान के साथ। उनके कॉन्सुलेट के, उनके डिप्लोमेट जितने भी थे उन सभी को वापस जाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। जितने सार्क के अंडर वीज़ास इशू किए गए थे पाकिस्तानियों को, उनको 24 से 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है, वो है सिंधु वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना। 1960 में वर्ल्ड बैंक के इंटरफेरेंस करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता था। कश्मीर से 6 नदियां निकलती हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, 3 वेस्टर्न साइड से और 3 ईस्टर्न साइड से। तो वेस्टर्न साइड से जो नदियां निकलती हैं उसमें सिंधु नदी है, झेलम है और चेनाब है। तो इस ट्रीटी में ये कहा गया कि ये जो वेस्टर्न साइड की 3 नदियां हैं यहाँ पर कभी डैम्स नहीं बनेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, हमारे किसान इसका पानी का यूज़ करेंगे, हम इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इस पर डैम नहीं बनाएंगे, यानी कि किसी भी तरह से इसके फ़्लो को नहीं रोकेंगे ताकि पाकिस्तान को अनडिस्टर्प्टेड पानी मिलता रहे। और जो ईस्ट की तरफ की 3 जो रिवर्स थी उसका पानी हमें ही मिलेगा और उसके ऊपर हम चाहें तो हम डैम्स बना भी सकते हैं। तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो पानी पी रहा है, जो इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए पानी यूज़ कर रहा है, वो भी इंडिया से आ रहा है। तो इस हमले के बाद हमारी सरकार ने वो ट्रीटी रद्द कर दी है, यानी कि हम अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम पाकिस्तान का पानी भी रोक सकते हैं। खाना तो हमारा वैसे ही नहीं है और पानी हम रोक ही सकते हैं। तो अभी मुद्दा क्या है? ये सारा का सारा जो प्लानिंग हुई इस अटैक की वो रावलकोट में हुई, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। हमने पास में भी देखा है जितने इन्फिल्ट्रेशन, जितने टेररिस्ट हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही इंडिया में आते हैं और इसके मास्टरमाइंड्स भी वहीं रहते हैं। हो सकता है वहाँ से भाग गए हों क्योंकि उनको पता है इंडिया कुछ ना कुछ अटैक करेगा, तो ये लोग इतने डरपोक हैं कि अपनी जान बचाने के लिए जहाँ प्लानिंग करते हैं वहाँ से तो गायब हो जाते हैं ताकि इनकी जान को खतरा ना हो। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। हम ऑलरेडी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना चाहते थे, उसे अपना अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अब हमें थाली पर परोस के पीओके दे दिया है। अब हमारी सरकार शायद यही करेगी कि एक बहुत बड़ा अटैक प्लान होगा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगा। हो सकता है लड़ाई थोड़ी लंबी चले, लेकिन हमारे पूरे देश के लोगों का इसका साथ है। तो अब वक्त आ चुका है जब हमें वो हिस्सा कश्मीर का जो हमसे छीन लिया गया था वो हमें वापस चाहिए, ताकि एक बारी के लिए इस समस्या को, इस उग्रवाद की समस्या को जो श्रीनगर, कश्मीर और जो पीओके में है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। और इसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट हमें चाहिए हमारे आवाम की, यानी कि हमारे आम लोगों की। हो सकता है इसके बाद थोड़ी सी इकॉनमी हमारी भी हर्ट हो, ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से हमारे से ज़्यादा लंबी लड़ाई चल नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स, मिलिट्री
आर्मी और जो नेवी पावर है उससे कहीं कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान तो शायद 5-7 दिन से ज़्यादा ओपन लड़ाई लड़ भी नहीं सकता हमारे साथ, इसीलिए वो बार बार एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी देता है। लेकिन शायद हम लोग प्रिपेयर्ड हैं इस वॉर के लिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। इसका अंत कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारी सरकार ने पूरी इंटरनेशनल यूएन को और बाकी कंट्रीज़ को ये सब्सटेंशियल प्रूफ्स दे दिए हैं कि वो लोग जो थे उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स निकाले हैं जो लाहौर तक जाते हैं, यानी कि डेफिनेटली वो लोग पाकिस्तानी ही थे और पाकिस्तान से ही आए थे, और पूरी दुनिया इसको मानती भी है। शायद चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बाकी सभी देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, रशिया हो, फ्रांस हो, सभी ने रिटेलिएट किया है कि ये बहुत बुरा अटैक था और इसको कंडेम किया है। तो अब वक्त आ चुका है कि हमें एक बड़ा अटैक प्लान करना चाहिए और पीओके की समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर और कोई डेवलपमेंट होती है मैं उसके ऊपर आपको चर्चा ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।